वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब या ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिख एम्पायर। जैसे कि हमने लेक्चर्स में पहले डिस्कस किया, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा एम्पायर। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। तो अंग्रेज़ लोगों ने किस तरीके से पंजाब को अपने कब्ज़े में किया। तो ये कॉन्क्वेस्ट्स का आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद हम पॉलिसीज़ पे आएंगे तो आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब या सिख एम्पायर, ओके। तो मैं आपको थोड़ा सा सिख एम्पायर के बारे में बता दूं, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने लिखा है कि सिख एम्पायर, लेकिन जो सिख थे उनका पहले एम्पायर नहीं था, ठीक है। मतलब जो सिख्स थे मेनली ये रूल कहाँ करते थे, पंजाब में ही, लेकिन इनका एम्पायर नहीं था, बल्कि जो सिख्स थे ये डिवाइडेड थे छोटे मोटे ग्रुप्स में, ठीक है। और जिन ग्रुप्स को कहा जाता था मिसल्स, ओके। तो लगभग इनके एम्पायर से पहले, सिख एम्पायर से पहले 12 मिसल्स हुआ करते थे, ठीक है। मतलब छोटे मोटे ग्रुप्स हुआ करते थे, ठीक है। तो ये मिसल क्या है? मिसल जो है एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है इक्वल और अलाइक, बराबर या एक जैसा, ठीक है। तो अगर हम इसका और मीनिंग देखेंगे, सिर्फ इसका मतलब इक्वल और अलाइक नहीं है, बल्कि इस मिसल का दूसरा मतलब भी निकलता है, दैट इज स्टेट और प्रोविंस, ओके। स्टेट और प्रोविंस जो है वो किसका मतलब निकलता है? मिसल का, ओके। तो सिक्स जो हैं, सिख एम्पायर से पहले सिक्स डिवाइडेड थे छोटे मोटे ग्रुप्स में, जिनको क्या बोलते थे? मिसल्स। और लगभग कितने मिसल्स थे? 12, ठीक है। तो मिसल क्या है? एक अरेबिक वर्ड है जिसका क्या मतलब है? इक्वल और अलाइक, ठीक है। इसके और भी मतलब निकलते हैं। मिसल का जो दूसरा मतलब है वो है स्टेट या प्रोविंस। मतलब जो सिख लोग थे, सिख एम्पायर से पहले ये छोटे मोटे प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे, ओके। उसके बाद क्या हुआ? महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह वो क्या करता है? इन 12 मिसल्स को यूनाइट करता है, मतलब एक करता है। एक करने के बाद जो है वो सिख एम्पायर की बुनियाद डालता है। कब पड़ी सिख एम्पायर की बुनियाद? 1799 में। किसने डाली बुनियाद? महाराजा रंजीत सिंह ने। कब डाली? 1799 में। कैसे डाली? जब उसने पंजाब में जो 12 ग्रुप्स थे, जो 12 मिसल्स थे, जो 12 प्रोविंसेस थे, उनको इकट्ठा किया, उनको एक किया। और वो ग्रुप्स जब एक हो गए, वो मिसल जब एक हो गए, तो उनके साथ ही किसकी बुनियाद पड़ी? सिख एम्पायर की, ओके। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर था महाराजा रंजीत सिंह के दौर में। तो जब भी यानी कि जब वो रूल करते थे इस एम्पायर पे पंजाब में, मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पे जो है वो सिख एम्पायर था। आप ज़रा ध्यान रखो, ये देखो, ये है सिख एम्पायर, ये था सिख एम्पायर, ठीक है। ये पूरा नॉर्थ इंडिया में जो आप देख रहे हो येलो कलर में पूरा है। देखो यहाँ कश्मीर है, लाहौर है, मुल्तान है, ठीक है ना। तो पेशावर है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये सिख एम्पायर था। लेकिन किसने इसकी बुनियाद डाली? महाराजा रंजीत सिंह ने। आप देखिए यहाँ तो जो है वो अंग्रेज़ लोग जी, देखिए यहाँ पहले मराठा एम्पायर था, ठीक है, नीचे मैसूर था, ठीक है। तो सारा जो है वो अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में किया। और अगर हम इस साइड आएंगे तो यहाँ तो बंगाल था, वो भी अंग्रेज़ों ने पहले एनेक्स किया था, ठीक है। तो याद रहा कहाँ था जो है वो सिख एम्पायर। तो 1799 में इसकी बुनियाद पड़ती है। कौन डालता है? महाराजा रंजीत सिंह। और उसके बाद ये एम्पायर रहता है 1849 में। मैं आपको वही आगे बताऊंगा कि 1849 में ये कैसे ख़त्म हो जाता है, ओके। तो समझ आ गया होगा कहाँ सिख एम्पायर नॉर्थ इंडिया में था। तो इसकी बुनियाद डाली महाराजा रंजीत सिंह ने, ओके, 1799 में। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर, ओके। उसके बाद क्या हुआ? 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत होती है, ठीक है ना। उसकी मौत के साथ साथ ही जो सिख स्टेट है, मतलब सिख स्टेट
पंजाब, है ना, पंजाब में ही सिख एम्पायर था ना। ओके, पंजाब कौन सा पंजाब आज का? आप देखो, मैं आपको दोबारा ये मैप दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये पाकिस्तान वाला पंजाब भी है और इंडिया वाला पंजाब भी है। इस साइड देखो, ये है ना बॉर्डर आज के, ये है ना आज का बॉर्डर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे ही है होगा ये ऐसे। ओके, तो इस साइड जो एरिया है ये क्या है? ये तो पंजाब है, पाकिस्तान वाला पंजाब। और ये वाला एरिया क्या है? ये इंडिया वाला पंजाब। अब देखो, पूरा एरिया पंजाब पाकिस्तान वाला, पंजाब इंडिया वाला, चंडीगढ़ हरियाणा पूरा, और जम्मू एंड कश्मीर पूरा किनके अंडर था? सिखों के अंडर, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट था। तो लेकिन किसके दौर में? महाराजा रंजीत सिंह के दौर में। इसकी मौत के बाद 1839 में जब इसकी मौत होती है, तो जो ये सिख स्टेट है ये कमज़ोर होना शुरू होता है, मतलब वैसा नहीं रहता जैसा महाराजा रंजीत सिंह के दौर में था। ओके, तो अंग्रेज़ों को इनके साथ 2 जंगें लड़नी पड़ी, ठीक है। तो जंगें तो हम पढ़ ही रहे हैं, जैसे बंगाल के साथ अंग्रेज़ों ने 2 जंगें लड़ी, प्लासी बक्सर, याद है ना। मैसूर के साथ तो 4 जंगें लड़ी, ठीक है ना। मराठास के साथ तो 3 जंगें लड़ी, ठीक है। तो पंजाब के साथ भी, सिखों के साथ भी इन्होंने 2 जंगें लड़ी, जिसके ज़रिए इन्होंने पूरा सिख स्टेट जो है वो एनेक्स किया। तो सिख स्टेट मतलब पंजाब, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, हम देखो, एंग्लो मतलब अंग्रेज, सिख मतलब सिखों के साथ, ठीक है। सिर्फ हिंदुस्तानी नाम चेंज हो रहे हैं, जैसे एंग्लो जो है वो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर एंड एंग्लो सिख वॉर। किस तरीके से अंग्रेज लोग लड़ रहे हैं हिंदुस्तानी टेरिटरी में, किसके लिए? सुपरमेसी के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ जो हैं वो अपने कब्ज़े में हो और हम ज़्यादा उनसे रॉ मटेरियल्स लें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ओके, तो पहली एंग्लो सिख वॉर 1844 टू 1846, याद रखना, 1-2 साल ये जंग चलती है। और जंग चलने के बाद जब सिख लोग हार जाते हैं, तो अंग्रेज़ लोग ट्रीटी लाते हैं। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ लाहौर। मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है वो इनको हराते नहीं हैं, मतलब कंप्लीटली जो है वो डिफीट नहीं करते हैं सिखों को अंग्रेज़ लोग, ठीक है। कुछ टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ लोग भी चालाक थे, इनको पता था कि नहीं, हम कंटिन्यूसली लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जंग जीत ली, ठीक है। और क्या की? ट्रीटी, बोला माफ़ी, दोबारा जंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ लाहौर मार्च 1846 में आई, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है जुर्माना वो अंग्रेज़ों ने डाला किन पे? सिखों पे, ठीक है। सिखों पे, जैसे काफ़ी पैसा सिखों को देना है अंग्रेज़ों को, ठीक है। और जिसे रेपरेशन भी हम कहते हैं। और दूसरा, यानी कि अंग्रेज़ लोग अब जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं रख सकते, किन के खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है, सिख नहीं रख सकते। तो ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी साइन के बाद अंग्रेज़ों को थोड़ा और मौका मिल गया तैयार होने का। तो यहाँ से दूसरी वॉर होती है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। याद रखना, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से लेकर 1849 तक, 1848-49 ये वॉर भी 1 साल जो है वो चलती है, ठीक है। और इसी दूसरी वॉर के साथ जो पूरा सिख एम्पायर था वो ख़त्म हो जाता है, और अंग्रेज़ लोग पंजाब पे भी अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं, ठीक है। तो पंजाब भी अंग्रेज़ लोगों ने अपने कब्ज़े में किया। कितनी बड़ी टेरिटरी वो अंग्रेज़ों ने अपने अपने कब्ज़े में कर ली, ठीक है। किन 2 वॉर्स के साथ? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1844 टू 1846, फिर दूसरी कौन सी वॉर? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, कब से कब तक? 1848 से लेकर 1849 तक। और 1849 में जो पूरा सिख एम्पायर था वो ख़त्म हो जाता है, और ये पंजाब को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से पूरा एनेक्सेशन का जो प्रोसेस है वो अंग्रेज़ों ने वॉर्स के ज़रिए क्लियर किया। अब जो दूसरा तरीका था अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने का, वो होगा पॉलिसीज़ का। और वो पॉलिसीज़ कौन कौन सी होंगी वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो है वो पूरे वॉर्स का प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आया होगा। तो जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, आप पहले इन वीडियोस को अच्छे से देखो, ठीक है। जहाँ कन्फ्यूजन हो का बता देना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो इन वीडियोस को अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक है।